साथियों, मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए फिर से एक न्यू क्लास। आज अपन इस क्लास पर पढ़ेंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास आपको मिल सके। ओके साथियों, चलो बढ़ते अपन अपनी क्लास की ओर। अपनी क्लास का यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहने वाला है, वो है कि बिल्लों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे यानी कि गैलरी को कहा जाता है। तो साथियों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिल्लों के कमरे के बाहर स्थित जो बरामदे होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो देखते हैं, बोलावा, खूह, डहलिया या फिर पाल। तो क्या कहते हैं उनको, तो बताओ साथियों, कमेंट्स करो। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, डहलिया। यानी कि जो बिल्लों के कमरे बने होते हैं उनके बाहर स्थित जो बरामदे हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं डहलिया। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो है यहाँ पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार कौन सा जिला है जिसमें एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है। जो एसटी की महिलाओं की साक्षरता है वो न्यूनतम है यानी कि कम है। तो कौन सा जिला है जिसमें एसटी महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो देखते हैं, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली। तो कौन सा जिला है? अपना राइट आंसर हो जाएगा सी। जो सिरोही जिले की एसटी महिलाएं हैं वह सबसे कम साक्षर हैं। ओके, याद रहेगा साथियों। अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की। क्वेश्चन कह रहा है कि 1938 में जो करौली प्रजामंडल की स्थापना की वो किसने की। तो देखते हैं, ज्वाला प्रसाद, स्वामी श्रद्धानंद, ऋषि दत्त मेहता, त्रिलोक चंद माथुर। तो किसने की थी? अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा त्रिलोक चंद माथुर। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, कि जो 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी वो की थी त्रिलोक चंद माथुर ने। याद रहेगा साथियों, अच्छे से दिमाग में बिठा लो, कैसे भी करो। ओके, और साथियों, जितने भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर क्लास आपको मिल सके। क्योंकि जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती है उसका सिलेबस वाइज हर सब्जेक्ट का आपको क्लासें इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। आप प्लेलिस्ट में जाके अन्य सब्जेक्ट की भी क्लास देख सकते हो, जैसे हिंदी हो गई, कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गई, इत्यादि सभी प्रकार के सब्जेक्ट की आप क्लास प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ओके साथियों, ओके चलो बढ़ते हैं अपनी क्लास की और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गागरोन किला स्थित है। तो गागरोन का किला है वो कहाँ पर स्थित है? तो बूंदी, झालावाड़, कोटा, बारां। तो कहाँ पर स्थित है गागरोन का किला? तो वो स्थित है झालावाड़। बी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता रही है। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, तो बताओ कि जो पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण देखा गया है वो किस चित्रशैली का प्रमुख विषय है। तो मारवाड़ चित्रशैली का, बूंदी चित्रशैली का, मेवाड़ चित्रशैली का या फिर अलवर चित्रशैली का। तो कौन सी चित्रशैली है जिसमें पशु पक्षियों प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है? तो वो है अपनी बूंदी चित्रशैली। बी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बूंदी चित्रशैली। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है। नकारात्मक क्वेश्चन है, नहीं है पूछा है। तो कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक स्थल है साथियों जो बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है? तो देखते हैं, मंगला, गोटारू, भाग्यम या फिर ऐश्वर्या। तो कौन सा नहीं है जैसलमेर बाड़मेर जिले में? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, गोटारू। जो गोटारू पेट्रोलियम उत्पादक स्थल है वो बाड़मेर में स्थित नहीं है। बाकी जैसे मंगला हो गया, भाग्य हो गया, ऐश्वर्या हो गया, ये तीनों कहाँ पर है? ये तीनों हैं बाड़मेर में। ओके, याद रहेगा साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है यहाँ पर, वो है कि लोक नाट्य चार बेत निम्न में से किस सेक्टर से संबंधित है। तो लोक नाट्य चार बेत है वो किस सेक्टर से संबंधित है? तो देखते हैं, मेवात, टोंक, कोटा, मेवाड़। तो कौन से सेक्टर से संबंधित है? तो अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा टोंक। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, रीट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। तो बताओ कि पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में स्थित है। तो बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो कौन से जिले में स्थित है? अपना राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। बी अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके साथियों कैसे भी करो, क्वेश्चन अपन को याद रहने चाहिए, दिमाग में बिठा लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन हमेशा, क्योंकि क्वेश्चन से एग्जामिनर हल्का फुल्का घुमा सकता है, बात ये नहीं है। परंतु अगर आपका बेसिक क्लियर कर रखा है आपने तो एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछे क्वेश्चन को आप कर पाओगे साथियों। और क्वेश्चन करने से पहले पढ़ो अच्छे से और अच्छे से उस क्वेश्चन को समझो, फिर उसका आंसर करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा यहाँ पर, वो रहेगा कि शिरोजम मृदा
जिस जिले में मिलती है वह है। तो जो सीरोजम प्रकार की मिट्टी है वो कौन से जिले में मिलती है? तो देखते हैं झालावाड़, बारां, बाड़मेर, जयपुर। तो कौन से जिले में मिलती है सीरोजम मृदा? वह मिलती है अपने जयपुर। डी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपना, वो है एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण कहाँ रखी हुई है? तो बताओ साथियों, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबाण वो कहाँ पर रखी गई है? तो तारागढ़, जयगढ़, जूनागढ़ या फिर अचलगढ़। तो एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण है वह रखी गई है जयगढ़ के अंदर। जयगढ़ किले पे यह रखी हुई है। जयगढ़ है वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर पे। कहाँ पर स्थित है? जयपुर पर स्थित है। जो जयगढ़ बना हुआ है ये कहाँ, कौन से जिले में है? जयपुर जिले में है। और जो जयबाण तोप रखी हुई है जयगढ़ किले में। और जो जयगढ़ किला है ये बना हुआ है ईगल की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? ईगल की पहाड़ी पर, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि ग्रेनाइट, नाइस व शिष्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण हुआ है? क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेनाइट व नाइस व शिष्ट चट्टानों के विखंडन से जो मृदा का निर्माण हुआ वो कौन सी मृदा का निर्माण हुआ? तो देखते हैं, काली, लाल पीली, दोमट या फिर रेतीली। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, लाल और पीली। जो लाल और पीली मृदा है उसका निर्माण होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? जो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है वो किस मंदिर शैली से संबंधित है? तो बताओ किस मंदिर शैली से संबंधित है? तो द्रविड़, नागर, गुर्जर प्रतिहार या फिर बैसर। तो कौन सी शैली से संबंधित है? तो अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, गुर्जर प्रतिहार शैली से संबंधित है। जो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है वो संबंधित है गुर्जर प्रतिहार शैली से। ओके, याद रहेगा साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है अपना कि झामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती हैं? तो झामर कोटड़ा की जो खाने हैं, माइंस है, वो किसके लिए जानी जाती है? तो रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, अब्रक या फिर फेल्सपार। तो किसके लिए जानी जाती है झामर कोटड़ा की खाने? तो वह जानी जाती है रॉक फॉस्फेट के लिए। ए अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि जो झामर कोटड़ा की खाने हैं उसमें से रॉक फॉस्फेट का उत्खनन होता है। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना कि उदय शाही व अमर शाही, खंजर शाही क्या है? तो ये जो तीनों नाम हैं ये क्या है? कौन से? उदय शाही, अमर शाही और खंजर शाही। तो देखते हैं, राजस्थान के आभूषण, राजस्थान की बोलियां, राजस्थानी पगड़ियों की शैली या फिर सिक्कों के प्रकार। तो ये सब क्या है? ये सब है साथियों राजस्थानी पगड़ियों की शैली। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो अलग अलग प्रकार से पगड़ी बांधी जाती हैं ये उनके प्रकार है साथियों। जैसे उदय शाही, अमर शाही और खंजर शाही तीनों प्रकार है, ये राजस्थानी पगड़ियों की शैली के प्रकार है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है? जो ऊंट होता है उसके बालों पर जो मीनाकारी की जाती है, कलाकारी की जाती है, स्वर्ण मीनाकारी, वह ऊंट की खाल पर जो की जाती है वो क्या कहलाती है? तो थेवा कला, उस्ता कला, छपाई कला या फिर दाबू कला। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? अपना राइट आंसर होगा बी, उस्ता कला। जो ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला की जाती है वो कहलाती है उस्ता कला, याद रहेगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी क्लास का रहेगा वो है कि निम्नलिखित गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान में माना जाता है? तो कौन सी गाय की नस्ल है साथियों जिसका मूल स्थान कहाँ? राजस्थान से माना गया है, यानी कि उसकी उत्पत्ति राजस्थान में हुई है। तो थार पाकर, राठी, मालवी या फिर गिर। तो कौन सी नस्ल की उत्पत्ति है वो राजस्थान में हुई है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, राठी। जो राठी नस्ल की गाय है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? राजस्थान से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है? क्वेश्चन नकारात्मक है, कह रहा है कि नहीं है, देखना है अपन को। तो राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है, वो है अपनी ज्योति। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो ज्योति नस्ल है, जो ज्योति किस्म है वो कहाँ की नहीं है? राजस्थान में नहीं उगाई जाती है ज्योति किस्म। ओके, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? तो आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला जो बढ़ता है वह कौन से जिले में बढ़ता है? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या फिर झालावाड़। तो कौन से जिले में लगता है आदिवासियों का कुंभ यानी कि बेणेश्वर मेला? तो वह लगता है डूंगरपुर में। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वो है यहाँ पर, दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? जो दूधवा खारा आंदोलन हुआ किसान आंदोलन था साथियों, तो कौन सी रियासत से संबंधित था? तो अलवर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। तो कौन सी जिले से, कौन सी रियासत से संबंधित था? तो यह था बीकानेर रियासत से। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो दूधवा खारा आंदोलन था वह बीकानेर रियासत से संबंधित था।
साथियों क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से दिमाग में बिठा लो और मेहनत करो जम के जितना हो सके। जिस उद्देश्य से इस रास्ते पे आए हो, या तो साथियों मेरा कहना है कि पढ़ना स्टार्ट करो ही मत, और अगर कर रहे हो तो इस कदर करो कि 100% सफल होके दिखाओ साथियों, क्योंकि इधर उधर भटकने से कोई मतलब नहीं है। रास्ता अगर चुना है तो मंजिल तक पहुंचने की हिम्मत रखो। बीच में भटकाव आते हैं परंतु भटको मत साथियों। इस वजह से जुड़ जाओ, लग जाओ अच्छे से तैयारी में और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, चलो बढ़ते अपनी अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जिस जिले में स्थित है वह है। तो अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना है वह कौन से जिले में स्थित है? तो ये स्थित है अपने जैसलमेर में। डी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो जैसलमेर जिला है उसमें स्थित है कौन सी? अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी क्लास का है साथियों, वो है कि संत माऊजी किस संप्रदाय से के प्रवर्तक थे? तो संत माऊजी थे वो किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो देखते हैं रामानुज संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय या फिर निरंजनी संप्रदाय। तो कौन से संप्रदाय से संबंधित थे संत माऊजी? तो संत माऊजी संबंधित थे वो थे निष्कलंकी संप्रदाय। ओके, निष्कलंकी जो संप्रदाय था उससे संबंधित है संत माऊजी, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी क्लास का है, वो है यहाँ पर कि कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान की गई थी? क्वेश्चन कह रहा है कि जो कोटा के कौन से पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 जो 1857 का विद्रोह हुआ उसके दौरान की गई थी? तो मेजर बर्टन, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एजेंट मॉरिसन या फिर मेजर प्रिचार्ड। तो किसकी की गई थी 1857 के विद्रोह में? कोटा में कौन से एजेंट की हत्या, पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? तो वह की गई थी मेजर बर्टन। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो मेजर बर्टन था कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था साथियों, इसकी हत्या कर दी गई थी 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके अंदर। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है यूनानी शासक मिनेंडर ने सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए? जो यूनानी शासक मिनेंडर था उसके सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे? तो कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट या फिर बालातल। तो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए थे यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के? तो वह प्राप्त हुए थे बेराट से। जो बेराट सभ्यता थी वहां से यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के प्राप्त हुए थे, याद रहेगा साथियों। अच्छे से क्वेश्चन को बिठा लो खोपड़ी में। साम दाम दंड भेद, कोई सी भी नीति अपन को लगानी पड़े, कोई से भी एफर्ट अपन को लगाने पड़े, बस अपना मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य है वो है क्वेश्चंस को याद रखना, क्वेश्चंस को अपनी खोपड़ी में डालना। जैसे बैंक होता है साथियों, उसमें से अपन कितना निकाल सकते हैं? जितना अपना उसमें पहले रखा हुआ है। उसी प्रकार वो कब काम आता है? इमरजेंसी में। उसी प्रकार आप जितना पढ़ोगे, जितना अपनी खोपड़ी में डालोगे, उतना ही आप निकाल पाओगे किस टाइम? एग्जाम हॉल पे। अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो कहाँ से निकाल पाओगे? तो इस वजह से पहले से इतना रिजर्व कर लो, इतना भर लो खोपड़ी में, इतना पढ़ो कि सिलेक्शन आसानी से हो जाए। ये उस टाइम काम देगा जब तुम एग्जाम दोगे। ओके, तो अच्छे से पढ़ो साथियों, अच्छे से लग जाओ मेहनत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा कि कुरंजा, पीपली, गोगरी और केवड़ा क्या हैं? तो ये चारों क्या हैं देखते हैं। राजस्थानी आभूषण, राजस्थानी लोकगीत, राजस्थानी लोक नृत्य, राजस्थानी लोक नाट्य। तो क्या है ये सब? कुरंजा, पीपली, गोगरी, केवड़ा, ये हैं। तो ये है राजस्थानी लोक गीत। भी अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कि कुरंजा, पीपली, गोगरी, केवड़ा ये सब क्या है? राजस्थानी लोक गीत है, याद रहेगा साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है, वो कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है यहाँ पर कि गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र है। तो गुलाबी संगमरमर जो होता है उसका खनन कहाँ पर होता है? तो कुमारी, बाबरमल, केसरिया जी या फिर डूंगरपुर। तो कौन से सेक्टर में होता है, कहाँ पर होता है? अपना राइट आंसर हो जाएगा बाबरमल। भी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो है यहाँ पर कि चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? जो चिरमी है वो राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है साथियों, बताओ। तो पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी अर्धशुष्क, पूर्वी मैदान, हाड़ौती पठार सम्मिलित हैं। तो बताओ इनमें से जो चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? तो वह मिलती है पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। सी अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। ओके साथियों, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है इस क्लास का, वो है यहाँ पर कि वागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित हैं। जो वागड़ पर्यटन सर्किट है उसमें कौन कौन से जिले हैं वो सम्मिलित हैं? तो देखते हैं। डूंगरपुर सिरोही, डूंगरपुर बांसवाड़ा, झालावाड़ प्रतापगढ़, बांसवाड़ा उदयपुर। तो कौन से आते हैं वागड़ पर्यटन सर्किट के अंतर्गत? तो वह आते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जो वागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित है वह है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, याद रहेगा साथियों। अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ो, समझो, फिर याद रखो और हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मालवा के किस शासक को
परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि मालवा का कौन सा शासक था जिस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो मोहम्मद खिलजी प्रथम, फिरोज खान, नसीरुद्दीन महमूद, अलाउद्दीन खिलजी। तो कौन सा था? तो वह था महमूद खिलजी प्रथम। जो महमूद खिलजी प्रथम था उसको परास्त करे, जो मालवा के क्षेत्र में इसको महमूद खिलजी को प्रथम को परास्त करे, जो महाराणा कुंभा थे उन्होंने इस जीत के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। और कहाँ पर करवाया था? चित्तौड़गढ़ के किले में। ओके, याद रहेगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है यहाँ पर कि सीताबाड़ी मेला मुख्यतः जनजाति से संबंधित है। तो सीताबाड़ी मेला है वो मुख्यतः कौन सी जनजाति से संबंधित है साथियों? बताओ कौन सी जनजाति से संबंधित है? आंसर करो, आंसर किया करो साथियों कमेंट्स बॉक्स में। तो सहरिया, गरासिया, सांसी या फिर भील। तो जो सीताबाड़ी मेला मुख्यतः है वो है सहरिया जनजाति से संबंधित। जो सहरिया जनजाति है उससे संबंधित है सीताबाड़ी मेला। ओके, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि राजस्थान में सीसा जस्ता के सबसे बड़े निक्षेप कहाँ हैं? तो बताओ साथियों, जो राजस्थान में सीसा जस्ता के सबसे बड़े निक्षेप हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? तो सिंधेश्वर कला या फिर मोकमपुरा पूर्व, राजपुरा दरीबा या फिर दरीबा पूर्व। तो कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं छोड़ता हूँ आपके लिए। इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। हर वीडियो में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ साथियों, जिसका आंसर आप दिया करो, ताकि मुझे भी लगे कि कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे जो इस क्वेश्चन के आंसर कर पा रहा है और नहीं कर पा रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था? जो मराठाओं से विजय प्राप्त होने पर उसकी खुशी में सरगासुली का निर्माण करवाया था, वो किसने करवाया था? तो प्रताप सिंह ने, ईश्वरी सिंह ने, जय सिंह ने या फिर माधव सिंह ने। तो किसने करवाया था? अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, ईश्वरी सिंह। जो ईश्वरी सिंह थे उन्होंने मराठा विजय का प्रतीक के रूप में सरगासुली का निर्माण करवाया था। और ये कहाँ पर करवाया था? ये करवाया था जयपुर में। कहाँ करवाया था? जयपुर में। ओके साथियों, अच्छा क्वेश्चन है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है कि बड़ला सोलर प्लांट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो बड़ला सोलर प्लांट है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो बताओ साथियों, आंसर करो फटाफट से। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा। तो बड़ला सोलर प्लांट है वो राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो जोधपुर जिला है वहां पर बड़ला सोलर प्लांट है। याद रहेगा साथियों आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन एक बार में समझ नहीं आता 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो, पर क्वेश्चन को अच्छे से समझ के याद रखो साथियों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रोवर बजरंग लाल ठाकर राजस्थान के किस जिले से थे? जो बजरंग लाल ठाकर थे वो राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित थे जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? तो सीकर, जयपुर, उदयपुर व बूंदी। तो कौन से जिले से संबंध रखते थे वो? तो वो थे सीकर जिले के। ए अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो बजरंग लाल ठाकर थे वो सीकर जिले से संबंध रखते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस वन्य जीव को दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया गया है? तो बताओ साथियों, किस वन्य जीव को दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया गया है? साथियों, हर जिले का एक शुभंकर रखा गया है। जो राजस्थान के जितने भी जिले हैं वहाँ का एक प्रतीक चिन्ह के रूप में शुभंकर है। और शुभंकर इस आधार पर है कि उसकी बहुतायत या अधिकता जिस जिले में पाई जाती है उसी अनुसार उसको शुभंकर बनाया गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा वन्य जीव है जो दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया गया है? तो बताओ, खरगोश, पंचीरा, जांगिल या फिर किलकिला। तो अपना राइट आंसर क्या होगा कि जो दौसा जिले का शुभंकर है वो है खरगोश। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा कि खरगोश है वो दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना वो है उड़ान योजना के तहत प्रति माह कितनी सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते हैं? जो उड़ान योजना लागू की है उसके तहत प्रति माह कितने सैनिटरी नैपकिन है जो प्रदान किए जाते हैं? तो 8, 10, 12, 14। तो कितने हैं? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, 12। जो 12 नैपकिन है, सैनिटरी नैपकिन, वो प्रदान किए जाते हैं प्रति माह, जो उड़ान योजना है उसके तहत। याद रहेगा साथियों आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि भारत ने सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे के लिए गोल फॉर SDG4 कब अपनाया? तो बताओ साथियों, यह कब अपनाया? ये एक एजेंडा तैयार किया है भारत सरकार ने कि भारत के सतत विकास, यानी कि जो भारत का सतत विकास है उसके लिए 2030 के एजेंडे के लिए गोल फॉर यानी कि SDG4 कब अपनाया? तो 2020, 2015 में, 2030 में या फिर 2025 में। तो कब अपनाया? ये अपनाया 2015 में। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि 2015 में जो भारत के सतत विकास के लिए एक एजेंडा अपनाया वो कब अपनाया? 2015 के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है
कि गोपाल सैनी निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं। तो गोपाल सैनी हैं वो कौन सी खेल के लिए प्रसिद्ध है प्यारे साथियों, कमेंट्स करो बताओ। तो देखते हैं बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल या फिर मुक्केबाजी। तो गोपाल सैनी संबंधित हैं, वो संबंधित हैं एथलेटिक्स खेल से, जो एथलेटिक्स खेल है उससे संबंध रखते हैं गोपाल सैनी। ओके साथियों, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पर दीनदयाल अंत्योदय योजना। कौन सी योजना? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में केंद्र सरकार का अंश है। तो बताओ साथियों, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है उसका राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में केंद्र सरकार का कितना अंश है, यानी कि कितना अनुपात है? तो खर्च का 40%, खर्च का 50%, खर्च का 60% या खर्च का 55%। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर होगा सी, खर्च का 60%। ओके चलो नेक्स्ट है अपना राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते भारित होते हैं। तो राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते हैं वह कौन भारित करता है, कौन भरता है? तो भारत की संचित निधि पर, राज्य की आकस्मिक निधि पर, भारत की आकस्मिक निधि पर या फिर राज्य की संचित निधि पर। तो अपना राइट आंसर क्या होगा कि राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते भारित करता है, भारित होते हैं वो किस पर होते हैं? राज्य की संचित निधि पर। डी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके साथियों, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि माँ बाड़ी संचालन योजना संबंधित है। जो माँ बाड़ी संचालन योजना है वो संबंधित है तो उद्योग से, शिक्षा से, हस्तशिल्प से या फिर स्वास्थ्य से। तो माँ बाड़ी संचालन योजना है वो संबंधित है शिक्षा से। भी अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। याद रहेगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा दादू पंथ से संबंधित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो दादू पंथ से संबंधित नहीं है? तो अर्णबवाणी, अलकदरीबा, दादू खेल या फिर नरेनन मुख्य पीठ। तो कौन सा है जो दादू पंथ से संबंधित नहीं है? तो वो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्णब वाणी। ओके याद रहेगा आपको। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब आगामी एग्जाम की संबंधित संभावित क्वेश्चन है साथियों, ये वो क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है साथियों, तो अच्छे से दिमाग में बिठा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा मारवाड़ उत्सव वर्ष 2022 को किस माह में आयोजित किया गया? क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जो मारवाड़ उत्सव वर्ष 2022 को किस माह में आयोजित किया गया? तो सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में या फिर दिसंबर में। तो कब आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया अक्टूबर में, जो अक्टूबर 2022 थी उसमें आयोजित किया गया था। याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विद्यार्थी दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 मई या फिर 15 जून को। तो कब मनाया जाता है? अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, 15 नवंबर। जो विश्व विद्यार्थी दिवस है वह मनाया जाता है 15 नवंबर को। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा अपना यहाँ पर कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को किस श्रेणी में सम्मिलित किया गया? जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है 2022 में राजस्थान को किस श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? तो टॉप अचीवर्स, फिर या फिर अचीवर्स या फिर आकांक्षी या फिर उभरते व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, आकांक्षी। ओके साथियों, चलो बढ़ते हैं अपन अपनी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो रहेगा यहाँ पर 2 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान की रैंक क्या थी? तो ऑल ओवर पोजीशन क्या रही राजस्थान की? 2 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय सरकार द्वारा जारी जो स्वच्छ सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान की कौन सी रैंक रही ऑल ओवर? तो 11वीं, 8वीं, 10वीं व 7वीं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, 8वीं। जो ऑल ओवर पोजीशन रही राजस्थान की वो रही 8वीं पोजीशन रही, 8वीं रैंक रही। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किस दिन को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिन है जिसको नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिन है? 2 दिसंबर, 14 अक्टूबर, 7 सितंबर या फिर 16 दिसंबर। तो कब मनाया जाता है? तो अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, 7 सितंबर को। ओके साथियों, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है यहाँ पर, वो देख लेते हैं अपन कि निम्नांकित में से कौन सी योजना राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित नहीं है? अपना राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सी योजना है जो पूर्णतः राजस्थान सरकार से या राज्य सरकार से पोषित नहीं है, यानी कि उसका कुछ हिस्सा केंद्र सरकार का है। तो बताओ, जो घर घर औषधि योजना,
निरोगी राजस्थान, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना या फिर मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। तो कौन सी योजना है जो पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा पोषित नहीं है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है, इसका वहन, इसके बाहर का जो वहन करती है कुछ हिस्सा तो गवर्नमेंट, राजस्थान की गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार करती है, और कुछ हिस्सा केंद्र सरकार करती है। तो ये पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा पोषित नहीं है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साथियों, वो है यहाँ पर कि निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से पूछा है कि कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है, कि कौन सा मंदिर कौन से जिले में बना हुआ है, तो असुमेलित अपन को देखना है। तो चारचोमा चूरू में, काला गोरा भैरव सवाई माधोपुर में, बीजासन माता बूंदी में, या फिर धनोप माता भीलवाड़ा में। तो इसमें से असुमेलित कौन सा है साथियों? अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, चारचोमा चूरू में। ये चारचोमा ये चूरू में स्थित नहीं है। बाकी काला गोरा भैरव का मंदिर है वो सवाई माधोपुर में है, बिल्कुल है साथियों। बीजासन माता मंदिर बूंदी में बिल्कुल है। धनोप माता मंदिर भीलवाड़ा में बिल्कुल है साथियों। तो अपना असुमेलित हो जाएगा, चारचोमा जो मंदिर है वो चूरू में नहीं है। तो ए अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके साथियों, याद रहेगा आपको। साथियों इसी के साथ अपनी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। और साथियों जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं, चतुर्थ श्रेणी, बीएसटी, सीपीटी, ईटी, जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और चतुर्थ श्रेणी वाले विद्यार्थियों को सिलेबस वाइज आपको यहाँ से क्लास मिलती रहेगी। तो प्लेलिस्ट में आप जाकर अन्य सब्जेक्ट की भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो। ओके, धन्यवाद।